नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप अपने लिए घर बनवा रहे हो या फिर दोस्तों बाउंड्री बनवा रहे हो तो आज मैं बताने वाला हूं जो रेड ब्रिक है, बिल्कुल साइड से बता रहा हूं, ठीक है। रेड ब्रिक है और जो फ्लाई एश ब्रिक है दोस्तों, बहुत से लोग इसको सीमेंटेड कलर के नाम से सीमेंट ईट भी बोलते हैं दोस्तों गांव देहात में, ठीक है। तो ये फ्लाई एश ब्रिक है दोस्तों और ये रेड ब्रिक है जो कि मिट्टी से बनता है और ये वाला दोस्तों स्टोन क्रस्ट डस्ट होता है दोस्तों, उससे ये बनाए जाते हैं। अब सवाल आती है दोस्तों कौन सा सस्ता पड़ता है लॉन्ग टर्म में, कौन सा हमें फ़ायदा पहुंचाता है और साथ ही साथ दोस्तों कितना रेट का फ़र्क है और साथ ही साथ दोस्तों हमें कौन सा ब्रिक अपने घर में इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब में जो जानकारी अपलोड होती है ना वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में होती है दोस्तों, या फिर उसके क्वालिटी के फिल्ट्रेशन में आपका समय ना जाए, इसके लिए दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सटीक और जो ट्रस्टेड जानकारी है दोस्तों, जो आजमाया हुआ जानकारी है, वही मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये भी मिथ चलती है दोस्तों कि जो रेड ब्रिक है उसको दोस्तों जो है वो नीचे इस्तेमाल करना है और फ्लाई एश ब्रिक को हमेशा ऊपर इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये भी माना जाता है कि जहाँ पे दीवार पे मजबूती की आवश्यकता होती है वहाँ पे फ्लाई एश ब्रिक को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों क्या सच्चाई है और क्या सच में ये जो बातें दोस्तों सर्कुलेट होती है वो उसमें कितना दम है, आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों में से कौन ज़्यादा पानी को सोखता है, ठीक है। दोस्तों जहाँ भी पानी घर में सूखना स्टार्ट होगा, सीलन वगैरह का प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, वो दीवार बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, ठीक है। तो आपको रेड ब्रिक और साथ ही साथ दोस्तों जो फ्लाई एश ब्रिक है, दोनों में से पानी कंजप्शन जो रेट है वो आपका रेड ब्रिक का हाई है। मतलब कि दोस्तों एक बाल्टी में एक रेड ब्रिक और एक फ्लाई एश ब्रिक को अगर डुबाएंगे दोस्तों तो आप पाएंगे कि जो आपका रेड ब्रिक है ना वो कम से कम दोस्तों 20% के करीब में पानी सोख लेता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। जबकि दोस्तों जब फ्लाई एश ब्रिक को डुबाएंगे ना तो वो 6 से मैक्सिमम 10% तक ही दोस्तों पानी को सोखता है। मतलब कि जो बरसात का पानी है उसको होल्ड करने का जो कैपेसिटी है वो रेड ब्रिक में ज़्यादा है। मतलब कि सीलन वगैरह आने का जो चांस है वो रेड ब्रिक में ज़्यादा है। एक जगह दोस्तों सीलन आना स्टार्ट हो गया तो आपके दीवार को कमज़ोर होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो इस मामले में दोस्तों ये फ्लाई एश ब्रिक जो है वो बाजी मार जाता है। अब हमें दोस्तों बिल्डिंग को जो है वो कम खर्चीला बनाना होता है। अब रेट को भी देख लेते हैं और उसके और जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों, चूंकि रेट के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो जैसे कि रेट तो दोस्तों एरिया पे डिपेंड करता है, फिर भी मैं ऑन एंड एवरेज देखूं तो जो रेड ब्रिक होता है वो दोस्तों 7 रुपये 8 रुपये एक नंबर ईंट की मैं बात कर रहा हूँ। जनरली दोस्तों 3 क्वालिटी के रेड ब्रिक होते हैं, ठीक है। मैं एक नंबर की बात कर रहा हूँ, 7 से 8 रुपये आपको दोस्तों एक ईंट का लगता है, लेकिन आपको ईंट पहचान में आना चाहिए, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर में बहुत माइनर सा दोस्तों यहाँ फ़र्क होता है और वो भट्ठा वाला भी तो एक से नहीं होता है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर केस में देखा जाता है दोस्तों कि मिक्सिंग का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। चूँकि जो ईंट भट्टे होते हैं उसमें ग्रेडिंग का बहुत ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था नहीं होता है। तो इस तरीके से आप सही जगह से ईंट खरीदेंगे तो सही रेट पे आपको ईंट भी मिलेगा और सटीक ईंट भी मिलेगा। तो ये 7 से 8 रुपये प्रति ईंट के हिसाब से आपको इसका रेट लगता है। वीडियो को दोस्तों बैलेंस करने के लिए इस वाले ईंट का भी जो फ्लाई एश ब्रिक है दोस्तों इसका भी रेट बता देता हूँ। जनरली दोस्तों देखा जाता है जैसे कि इसके लिए भट्ठी रहती है ना, तो इस वाले ईंट को बनाने के लिए भट्ठी नहीं रहता है, एक फैक्ट्री रहता है, ठीक है। और उस फैक्ट्री में इसको बनाया जाता है दोस्तों। इसका जो कीमत रहता है ना 5 से 6 रुपये, ठीक है। 4 रुपये से 6 रुपये मैं कहूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग जगह पे दोस्तों 4 रुपये से लेकर के 6 रुपये फ्लाई एश ब्रिक का जो है वो एक पीस का कीमत रहता है। अब बात कर लेते हैं दोनों के साइज़ में, जो स्टैंडर्ड साइज है उसमें क्या अंतर रहता है। दोस्तों दोनों ही ईंट है, दोनों के साइज में और शेप में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहता है। मतलब कि दोस्तों आप चाहें, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, नीचे में रेड ब्रिक है दोस्तों तो ऊपर में फ्लाई एश ब्रिक आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का साइज एक ही है। लेकिन दोस्तों लोग धोखा कहाँ खाते हैं ये भी इस वीडियो में आप देखते जाइए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों दीवार को दोस्तों लगाने का जो तरीका है ना उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। रेड ब्रिक दोस्तों जहाँ पे आप बालू के साथ दोस्तों जो मोटार बनाएंगे, बालू सीमेंट का जो मोटार रहेगा दोस्तों उसके साथ इस वाले ब्रिक का जो है वो पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। लेकिन दोस्तों फ्लाई एश ब्रिक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो बालू दोस्तों उस वाले दीवार पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही बालू को यहाँ भी अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो वो स्ट्रेंथ आप नहीं ले पाएंगे जिसके लिए आप जो है वो मेहनत कर रहे हैं। कहा तो आपने सुना होगा दोस्तों कि जैसा देव वैसा पूजा, ठीक है। जिस देव को जिस तरीके का पूजा पसंद है उनको वैसे ही पूजा करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल बालू से भी इसको जोड़ सकते हैं, स्ट्रेंथ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो फ्लाई एश ब्रिक है ना, जिस मटेरियल से ये बने हुए रहते हैं
जैसे कि जो पत्थर रहता है दोस्तों, मैं आसान भाषा में बताता हूँ, जो पत्थर रहता है ना, जिसको गिट्टी वगैरह जब तोड़ा जाता है तो उससे दोस्तों डस्ट निकलता है, ठीक है, छोटा छोटा पाउडर का फॉर्म निकलता है पत्थर को तोड़ने से, ठीक है। तो उसी पाउडर को दोस्तों जो है वो केमिकल के साथ में, जो फैक्ट्री मैंने बताया उसमें दोस्तों एक सांचा रहता है, सांचा में प्रेसिंग मशीन रहता है जो कि दबाव डाल करके दोस्तों जो है वो एक जगह ईंट का रूप दोस्तों इनको देता है डस्ट को। और साथ ही साथ जैसे कि इसको दोस्तों आग में पकाया जाता है, ठीक है। ये मिट्टी का सांचा में इसको दोस्तों बनाने के बाद में इसको आग में भट्ठी में पकाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये केमिकल से बना होता है ना, इसलिए इसमें क्यूरिंग किया जाता है। इसमें दोस्तों बनने के अगले दिन जो है वो पानी इसमें डाला जाता है, ठीक है। तो उस पर भी इसका स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है। जैसे कि लाल वाला जो ईंट है उसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि जो कोयला का जो हीट था वो कितना सही मात्रा में रेगुलेशन के साथ दोस्तों इस वाले ईंट को मिलेगा ना, उतना ही बढ़िया क्वालिटी का ईंट दोस्तों तैयार होगा। लेकिन इसमें कहीं भी आग का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों, इसमें पानी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त डिफरेंस है दोस्तों जो आपको जानना चाहिए। ये केमिकल से बनता है और इसको दोस्तों नॉर्मलाइज करने के लिए पानी जितना बढ़िया तरीके से क्यूरिंग किया जाएगा। अब बहुत से जहाँ पे पानी की दिक्कत है दोस्तों वहाँ पे फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने वाली कंपनियाँ जो है वो सही तरीके से इनकी क्यूरिंग नहीं करती है, जिससे इनका स्ट्रेंथ सही तरीके से नहीं आ पाता है। दोस्तों अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ये जो रेड ब्रिक है दोस्तों और ये जो फ्लाई ऐश ब्रिक है ना, दोनों के वजन को देख लेते हैं। चूँकि दोस्तों जो ब्रिक का वजन होता है कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे बीम को झेलना पड़ता है। ये जितने भी ईंट है दोस्तों इसका जो वजन आ रहा है वो डायरेक्ट इस वाले ईंट पे आ रहा है। ऐसे में दोस्तों ईंट का जो वजन है वो भी आपके बिल्डिंग पे पॉजिटिव या फिर निगेटिव दोनों इफेक्ट डाल सकते हैं दोस्तों। जितना कम इनका वजन होगा ना बीम को दोस्तों उतना ही कम मेहनत करना पड़ेगा इनको झेलने के लिए, ठीक है। ऐसे में दोस्तों ईंट का जो वजन है वो दोनों को कंपेयर एक बार कर लेना चाहिए, ताकि इससे पता चलेगा आपका बिल्डिंग दोस्तों कितना बैलेंस बनने वाला है। जैसे कि रेड ब्रिक की बात कर लेते हैं ना, इनका वजन दोनों को कंपेयर किया जाए थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कैसे होता है? इस वाले ईंट को दोस्तों अगर तराजू पर रखा जाए, वेइंग मशीन पर रखा जाए दोस्तों, तो इनका वजन लगभग दोस्तों 3.25 से 3.5 kg के करीब में आ सकता है, ठीक है। और ये दोस्तों डिपेंड करता है मौसम के अनुसार भी कि ईंट में दोस्तों कितना मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब कितना पानी को वो सोखे हुए हैं। चूँकि मैंने बताया आपको कि 20 से 25% पानी ये ईंट सोख सकता है। जबकि दोस्तों ये वाला जो ईंट है ना, इसका पहले तो वजन कम होता है, मतलब कि ये लगभग 2.5 kg के रेंज में आता है, ठीक है। 2.5 किलो के रेंज में प्रति ईंट का वजन आता है। और ये पानी में दोस्तों 6 से 10% तक सोखता है। मतलब कि अगर कितना भी बारिश आ रहा है दोस्तों, जहाँ पे ये आप देखेंगे पहले से दोस्तों इसका वजन भी ज़्यादा है और इसमें पानी भी सोखने का क्षमता ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा वेट ये आपके बिल्डिंग पे लगाएगा, ठीक है। और ऐसे केस में दोस्तों ये विनर बन जाता है। अब लास्ट में दोस्तों जो है वो मजबूती को देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, मजबूती के लिए दोस्तों आप सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ये जो रेड ब्रिक है ये कौन से क्वालिटी का है, फर्स्ट क्लास का है, सेकंड क्लास का है, थर्ड क्लास का है, ठीक है। और इसमें जो ईंट का दोस्तों कलर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ईंट के कलर को देख करके आप बता सकते हैं कि ये कौन से ग्रेड का ईंट है। जबकि दोस्तों फ्लाई ऐश ब्रिक में कलर से आप बहुत ज़्यादा जो है वो पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जो रेड ब्रिक है उसका शेप से भी पकड़ सकते हैं कि शेप क्या इरेगुलर है या फिर दोस्तों टूटा फूटा तो ईंट नहीं है। जैसे कि ईंट है, ठीक है, आप देख सकते हैं इधर से ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, ठीक है। तो ये रेड ब्रिक में आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये दोस्तों जो एज है ना, ये आप देख सकते हैं कि टूटा हुआ है। इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि इसका क्वालिटी कितना अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों चूँकि फ्लाई ऐश ब्रिक दोस्तों सांचा में बनाया जाता है और मैंने बताया दोस्तों प्रेस करके बनाया जाता है केमिकल की मदद से, ठीक है। मशीन इसको प्रेस करके बनाती है। ऐसे में दोस्तों ये बिल्कुल रेगुलर शेप के साथ दोस्तों आता है। तो निश्चित तौर पे जो प्लास्टरिंग का खर्चा है ना, वो रेड ब्रिक चूँकि इरेगुलर हो गया, ठीक है, और ये फ्लाई ऐश ब्रिक दोस्तों रेगुलर हो गया शेप में। ऐसे में दोस्तों फ्लाई ऐश ब्रिक में खर्चा प्लास्टरिंग का थोड़ा सा कम आता है। दोस्तों जंक्शन पे जो क्रैक आने का समस्या है ना, वो इसमें भी उतना ही है जितना कि इसमें, ठीक है। तो आप फाइबर मेश का उपयोग करेंगे दोस्तों तो ना इसमें क्रैक्स आएंगी और ना ही इसमें क्रैक्स आने जा रही हैं। कोई भी ईंट हो दोस्तों अगर बनाने आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्रैक्स आ ही सकती हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं कहता हूं कि जब भी आप एक बीम ढालें दोस्तों, आप सबसे पहले ग्राउंड बीम दें। आप देख सकते हैं बीम यहाँ पे दिया गया है, उसके नीचे वाले जो ब्रिक वर्क उसको सपोर्ट करने के लिए बीम नहीं दिया गया है। जगह जगह से आप क्रैक दोस्तों जो है वो भली भांति देख सकते हैं। ये देखिए क्रैक्स, ठीक है, ये देखिए क्रैक्स कितने
बड़े बड़े दोस्तों यहाँ पे जो है वो हो गए हैं। तो ये चीज़ें उस ब्रिक में भी हो सकता है, इस ब्रिक में भी हो सकता है। ये ईंट का गलती नहीं है दोस्तों, बनाने वाला मिस्त्री का गलती है। दोस्तों एक लास्ट पॉइंट को डिस्कस करके इस वीडियो को एंड करते हैं, चूँकि ऑलरेडी 10 मिनट का वीडियो हो गया है। दोस्तों अगर आप दोनों के स्ट्रेंथ को दोस्तों कंपेयर करते हैं, ठीक है, लैब में अगर ले जा करके दोस्तों आप टेस्ट करवाते हैं ना, सिर्फ वही एक तरीका है दोस्तों कि आप जो है वो 100% गारंटी के साथ कह पाएंगे कि जो फ्लाईएश ब्रिक है ना उसमें कितना स्ट्रेंथ आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई कलर वगैरह से आप देख करके पकड़ने का कोई सिस्टम नहीं होता है। अगर प्रॉपर स्ट्रेंथ की बात की जाए दोस्तों, तो अगर आप पेपर पे देखेंगे ना तो ये जो फ्लाईएश ब्रिक है ना ये बाजी मारता हुआ नज़र आता है विद कंपेयर टू रेड ब्रिक। साथ ही साथ दोस्तों सरकार भी फ्लाईएश ब्रिक को बढ़ावा दे रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों जो रेड ब्रिक है ना उस पर बैन लगा रहा है, पूरी तरीके से दोस्तों प्रतिबंधित उसको जो है वो कर रहा है बहुत सारे एरिया में, क्योंकि उसको बनाने से दोस्तों पर्यावरण को नुकसान होता है। रेड ब्रिक को बनाने के लिए आपको कोई पता है मिट्टी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, मिट्टी का कटाव बेतहाशा होता है दोस्तों, और साथ ही साथ जब उसको पकाया जाता है ना तो कोयले जलते हैं, ठीक है, उससे पर्यावरण को हमारे नुकसान भी पहुंचता है। तो रेड ब्रिक को इसके वजह से दोस्तों जो है वो डाउनग्रेड किया जा रहा है। लेकिन हमारा जो देश है दोस्तों उसमें जो एक बार दिमाग में बैठ जाता है दोस्तों, छप जाता है लोगों के, वो चेंज होने का नाम नहीं लेता। यही कारण है कि आज भी रेड ब्रिक फ्लाईएश ब्रिक से कहीं ज़्यादा यूज में लिए जा रहे हैं, ठीक है, भले उसका रेट बहुत ज़्यादा है फिर भी। इस एरिया में तो दोस्तों डबल का फ़र्क है रेट में, ठीक है, फिर भी लोग रेड ब्रिक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों अगर दोस्तों फ्रेम्ड स्ट्रक्चर घर बना रहे हैं, मतलब कि यहाँ देखिए एक कॉलम है, बीम है, कॉलम है, बीम है, ठीक है, इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये पर्दा का ही तो काम कर रहा। क्या इस पे जो लोड आ रहा है बीम पे, क्या ये बीम दोस्तों इतना कमज़ोर है कि ईंट तक लोड आने दे रहा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऐसा होगा तो इसमें भी क्रैक्स आ जाएगा और आपका बीम भी दोस्तों झुक जाएगा, क्रैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो जितना भी लोड है दोस्तों, बीम क्या कर रहा है दोस्तों, इस तरीके से जो है कॉलम में ट्रांसफ़र कर रहा है, ये फुटिंग तक ले जा रहा है। तो आपका ये वाला जो पार्ट है या फिर दोस्तों ये वाला पार्ट है ना, बहुत ज़्यादा उसमें अगर आप बोलेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा दोस्तों स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही कारण है दोस्तों कि आजकल घरों में क्या होता है कि जो बाहरी दीवार रहता है जिसमें पानी वगैरह आने का जो चांस रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है बरसात में, सीलन के वजह से दोस्तों हम बाहरी दीवार जो है वो डबल ईंट का 9 इंच का देते हैं, और जबकि दोस्तों अंदर का जो दीवार है वो हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल ईंट का मतलब कि 4 इंच का देते हैं। आप बात को शायद समझ गए होंगे कि हमारे घर में सिर्फ 9 इंच का दीवार और जो 4 इंच का दीवार है, इस बात पर डिपेंड कर रहा है ना कि हमें पानी वगैरह से बचने में कौन सा दीवार मदद करेगा, क्योंकि घर के अंदर भी दोस्तों उतना ही मजबूती की आवश्यकता होती है जितना कि बाहर, ठीक है। जाहिर सी बात है दोस्तों, डबल ईंट देंगे बाहरी दीवार पे तो वो एक सेफ्टी फीचर से भी अच्छा माना जाता है। कि हमारे सोसाइटी में दोस्तों जो है वो बहुत आगे का सोच करके घर बनाया जाता है कि कहीं चोर उचक्के कुछ कांड ना कर ले, ठीक है, इसलिए भी बाहरी दीवार जो है वो मजबूत दिया जाता है, 10 इंच का दिया जाता है। फिर मिलता हूँ दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।